वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। अभी तक 70 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे यूपी पीसीएस के लिए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 71। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं साइंस के प्रश्नों पर, और ये सारे के सारे प्रश्न यूपी पीसीएस में पहले पूछे जा चुके हैं। तो 3 सेकंड को टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। क्यों होता है? खर्चे को कम करने के लिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कम करने के लिए, जो यूनिट कंजम्पशन होती है उसको कम करने के लिए। उपकरण 3 फेज में काम करते हैं, सुरक्षा के लिए या फिर फ्यूज के रूप में। अर्थिंग। देखिए, एक 3 पिन सॉकेट में आपने देखा होगा 3 पिन होती हैं। एक ये वाली मोटी पिन और 2 छोटी पिन होती हैं नीचे, जो एक होती है रेड, एक होती है ब्लैक। मतलब एक पर चार्ज होता है, एक पर चार्ज नहीं होता है। मतलब एक्टिव होती है, दूसरी उदासीन होती है, जिसको लाल और काले वायर से जो है दर्शाते हैं। तो ये जो इसकी बात हो रही है, ये सुरक्षा के लिए यूज़ होता है। सी है इसका आंसर। तो देखिए, विद्युत उपकरण में होती हैं 3 पिनें। ऊपर वाली पिन जो है कुछ मोटी होती है, नीचे की 2 पिनें होती हैं वो एक जैसी होती हैं। जो मोटी वाली पिन है उसका संबंध होता है अर्थ से। बाकी जो शेष 2 पिनें हैं उसमें जो राइट वाली है वो जीवित एक्टिव कनेक्शन वाली होती है, जो लेफ़्ट वाली होती है वो उदासीन कनेक्शन वाली होती है। अर्थिंग का जो होता है वो मोटा वाला पिन वो इसलिए होता है ताकि उपकरण जो है वो जीवित परिपथ से संबंध होने से पहले जो है पृथ्वी से जुड़ जाए, मतलब अर्थिंग से जुड़ जाए। अगर कोई अतिरिक्त वोल्टेज है तो उसका नियंत्रण हो सके, ठीक है, ताकि जो जिस उपकरण के लिए वो पिन है वो फूके नहीं। एक्स्ट्रा अगर कोई भी बिजली होती है तो वो अर्थिंग वाले से लेकर ज़मीन के अंदर उसको जोड़ा होता है, ज़मीन में, पृथ्वी के नीचे, धरती में, मिट्टी के नीचे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? इनमें से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला है? इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा किस में? चांदी में चलती है। सी है इसका आंसर। देखिए, जिन पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता जो है अति निम्न होती है उन्हें बोलते हैं सुचालक के रूप में जाना जाता है। चांदी जो है वो विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक है और सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। इसके बाद तांबे का नाम आता है, फिर एल्युमिनियम का, फिर लोहे का होता है। क्वेश्चन नंबर 3। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हों समान आवेग पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधकता पर या समान विभव पर। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी यदि वे हों तो समान विभव पर हों तब। देखिए, आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि वे समान विभव पर हों, क्योंकि ओम के नियम के अनुसार समान विभव धारा के समानुपाती होता है। अतः यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी और धारा प्रवाहित नहीं होगी। हैलोजन का जो लैंप का तंतु होता है वो निम्न में से किस मिश्र धातु का बना होता है? हैलोजन लैंप का तंतु किसकी मिश्र धातु का बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन तो तीनों में है। अगर टंगस्टन या इनमें से किसी का नहीं है तो उपरोक्त में से कोई भी एक आंसर नहीं है। ये नहीं है क्योंकि इन्हीं में से एक आंसर है। टंगस्टन और सोडियम का बना होता है। ये सी है इसका आंसर। तो देखिए, हैलोजन लैंप का तंतु जो होता है वो टंगस्टन और सोडियम की मिश्र धातु का बना होता है। लैंप के तंतु में सोडियम मिला होने के कारण यह पीले रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? जो फ्यूज होता है कैसा होना चाहिए? वो उसका गलनांक ऊंचा होना चाहिए, नीचा होना चाहिए? देखिए, एकदम से तेज इलेक्ट्रिसिटी आ गई तो अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बचाना ना, तो उसका गलनांक होना चाहिए निम्न। लेकिन उसकी जो प्रतिरोधकता होनी चाहिए वो होनी चाहिए उच्च प्रतिरोधकता। तो फ्यूज वायर उच्च प्रतिरोधकता वाला और निम्न गलनांक वाला होना चाहिए। तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार का गलनांक जो है वो निम्न और प्रतिरोधकता जो है वो उच्च होता है।
ताकि वोल्टेज बढ़ने पर यह फ्यूज तार तुरंत गल जाए, जिससे विद्युत उपकरण जो है हमारा वो ख़राब होने से बच जाए। फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? ये ट्यूबलाइट जो लगी होती है घर में, क्या होता है इसमें? इसमें एक तो पारा होता है यानी मरकरी, आर्गन होती है और नियॉन होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब में उसका जो निर्वात होता है उसमें बहुत कम दाब पर पारे की वाष्प के साथ आर्गन और नियॉन गैस भरी होती है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, क्या बोलते हैं उसको? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। कौन कन्वर्ट करता है? बैटरी। जो विद्युत सेल होता है वो, तो बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रही है, फिर कोई ऐसी युक्ति भी होगी जो इसका उल्टा कर रही होगी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रही होगी। तो विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कौन परिवर्तित करता है? इसमें विद्युत मोटर। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मान लीजिए एक टब है 1000 लीटर का, इसको 5 आदमी जो है 1 घंटे में खाली कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी जाए तो उन पाँचों से कम 5 गुना या 10 गुना तेज खाली हो जाएगा। यानी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। तो विद्युत मोटर जो है एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। इसका कार्य डायनामो के विपरीत होता है। इसमें आर्मेचर कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित करके यह चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, जिससे विभिन्न मशीनें चलाई जाती हैं। जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है, 80% ऊष्मा की हानि होती है। क्या होता है? जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की कोई हानि ही नहीं होती है। तो जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो ऊष्मा की जो है कोई हानि नहीं होती है। याद रखिएगा सीधा सीधा। जो मोबाइल चार्जर होता है क्या होता है? वो एक इन्वर्टर है क्या? एक यूपीएस है क्या? एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है या अपचाई ट्रांसफार्मर है? क्या है? मतलब हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, निम्न वोल्टेज ट्रांसफार्मर। करता क्या ट्रांसफार्मर? एसी को डीसी में परिवर्तित करता है? नहीं, वो रेक्टिफायर करता है। ट्रांसफार्मर जो है हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में ही परिवर्तित करता है और निम्न वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करने का काम करता है। मतलब दोनों काम करता है ये। तो 240 वोल्ट आ रही है एक सॉकेट में आपके घर में। अब 240 वोल्ट मोबाइल को तो देखो तो फूक जाएगा ना। फिर क्या करता है? ये हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में ही परिवर्तित करता है। मतलब अपचाई ट्रांसफार्मर का काम कर रहा है ये। डी है इसका आंसर। तो मोबाइल फ़ोन चार्जर जो है वो अपचाई ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग करता है और अपचाई ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाने का काम करता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है? भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। क्या है? भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। तो भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराओं के कारण ही पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। इसी को भूचुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति का नाम बताइए। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी और डिस्ट धारा मतलब डीसी। अच्छा, ट्रेनों में आप सफ़र करते हो, एसी आती है डीसी आती है? उसमें जो मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट होता है ये आती है डीसी। और डीसी को जो है हार्मफुल माना जाता है, मतलब कि ये आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को ख़राब कर देगी, लेकिन इसको नहीं। तो एसी को डीसी में परिवर्तित कौन करता है? रेक्टिफायर। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जो प्रत्यावर्ती धारा या इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, मतलब एसी की फुल फॉर्म है, को दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट डीसी में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर जो है वो डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में परिवर्तित करता है। ठीक है। जो ट्रांसफार्मर है वो प्रत्यावर्ती धारा पावर ग्रिड से ऊर्जा की आपूर्ति उन उपकरणों को करता है
जो अलग अलग वोल्टेज का उपयोग करते हैं, यानी हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में ही परिवर्तित करता है। एक ऊपर नाम है ट्रांसमीटर का, तो ट्रांसमीटर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसके द्वारा एंटीने की सहायता से जो है विद्युत चुम्बकीय संकेत को प्रसारित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। चमगादड़ जो है अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो ये सब? उनकी आँखों के तारे बड़े होते हैं क्या? गलत। उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है क्या? ये भी गलत है। प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है। वह पराध्वनिक तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ये ऐसा पालतू क्वेश्चन है जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया होगा किसी ना किसी, तो याद रखिएगा इसको। देखिए, चमगादड़ जो है उड़ते समय पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ध्वनि तरंगे पता ही होगा, श्रव्य, ठीक है, अपश्रव्य, एक होती है अपश्रव्य, दूसरी होती है श्रव्य और तीसरी होती है पराश्रव्य। हम जो निकालते हैं क्या है, वो पराश्रव्य है। हम जो निकालते हैं वो श्रव्य है। ठीक है, वो पराश्रव्य क्या हो गई? जैसे कि हवाई जहाज़ की तीव्र आवाज़ हो गई, चमगादड़ की हो गई, ठीक है, ड्रिल मशीन हो गई। तो देखिए, चमगादड़ उड़ते समय जो है पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। यह ध्वनि तरंगे जो है रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती हैं वापस। ठीक है, उड़ते हुए वो आवाज़ निकालते हैं और सामने से मान लीजिए किसी शिला या पत्थर से टकरा कर वापस आएगी तो उनको लगता है कि हाँ भाई कोई है सामने, तो बच के निकलना है इधर से। और आवाज़ वापस से नहीं चलेगी तो उनको लगता है कि मैदान साफ है, उड़ते रहो। अब देखिए, चमगादड़ अपनी संवेदनशीलता इंद्रियों से संभावित रुकावट की जो है दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना है? 60 डेसिबल। तो सामान्य बातचीत के दौरान जो है ध्वनि का औसत स्तर कितना होता है? 60 dB। और हमारे कानों के लिए इतनी या इससे कम ध्वनि उपयुक्त होती है, और इससे अधिक डेसिबल की ध्वनि रोम कोशिकाओं को अस्थायी या स्थायी तौर पर क्षतिग्रस्त कर सकती है। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? इंफ्रारेड, एक्स किरणें, दृष्टिगोचर प्रकाश या रेडियो वेव, किसकी होती है? ऑप्शन नंबर डी, रेडियो तरंगों की। तो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न उपकरणों में जो रेडियो वेव होती हैं, रेडियो तरंगों की लंबाई सर्वाधिक तथा गामा किरणों की लंबाई न्यूनतम होती है। यहाँ तरंगों और किरणों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो गामा किरणों की लंबाई न्यूनतम है और रेडियो तरंगों की लंबाई अधिकतम, सर्वाधिक। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, रेडियो वेव सर्वाधिक और गामा न्यूनतम। तो 15 प्रश्न थे ये साइंस के, और 23 से 27 तक प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं यूपी पीसीएस में साइंस के। और ये सारे के सारे प्रश्न पहले यूपी पीसीएस में पूछे हुए प्रश्न हैं, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 71 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हर दिन रिवीजन करते रहिए।